हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राहुल। 11 नवंबर का करंटली का एपिसोड लेकर मैं आया हूँ। ऑलमोस्ट 100 डेज हमने कंप्लीट कर लिए करंटली के। पहले करंटली जो है हमारे यूट्यूब के मेन चैनल पे आता था अंडरस्टैंड यूपीएससी का। 1 अगस्त से हमने स्टार्ट किया एंड 3 मंथ्स हमने वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया एंड देन फॉर्चुनेटली हमारा नया यूट्यूब चैनल बना जो कि स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स के लिए होगा, स्पेसिफिकली आपके 2026 अटेम्प्ट के लिए होगा। उसी को ध्यान में रख के सर ने नया यूट्यूब चैनल बनाया एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 2000 प्लस जो है इस चैनल के मेंबर्स हैं, कह लो फैमिली मेंबर्स। हमें सब्सक्राइबर कहने की आदत है नहीं, तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आई थिंक 100 प्लस मेंबर्स हैं अभी हमारे पास। तो अगर हमारे पास 2000 के आसपास मेंबर्स हैं, 2000 से ज़्यादा के मेंबर्स हैं और आने वाले दिन में ये 3000 4000 5000 आगे ऐसे ही बढ़ेगा। प्रीलिम्स पास आ रहा है, इनफैक्ट मेंस भी आएगा 26 का। तो ये जो करेंटली का इनिशिएटिव है किस तरीके से आपको बेस्ट पॉसिबल मैनर में फ़ायदा पहुंचाएगा, इसी के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। सबसे पहले अगर मैं एक तरह से समरी दूं तो हमारा इनिशिएटिव किस तरीके से रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विथ डेली करंट अफेयर्स, जो कि आज भी इसको हम कवर करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और इसमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक आर्टिकल्स प्लस मेंस इनरिचमेंट को मैं कवर करता आ रहा हूँ। ठीक है, इसको और अच्छे ढंग से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और थोड़ा वक्त दे सकते हैं, बट मुझे ना ये स्टोरी बनाने की आदत नहीं है। जैसे कि यूजुअली जो करंट अफेयर्स इनिशिएटिव मैं देखता हूँ 1.5 घंटे 2 घंटे लेते हैं एंड आई फेल्ट लाइक कि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी इन चीज़ों को फॉलो किया है, तो मैंने हमेशा समझा कि इससे बेटर है, इतना टाइम देने से बेटर है कि हर चीज़ को उठाकर समझाने का कोई पॉइंट नहीं होता है। मतलब कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है और आपका कम समय ले। न्यूज़पेपर इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड रीड एवरी डे। न्यूज़पेपर जो है ना सप्लीमेंट है, मेन चीज़ है आपका बेसिक बुक, बेसिक सोर्स, वो कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, न्यूज़पेपर के थ्रू अगर थोड़ा बहुत रिवाइज हो पा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन पा रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और वैल्यू एडिशन तो होना ही है। ठीक है, तो ये मेरा ध्यान फोकस रहा है। अगर आप कहोगे कि इसको स्टोरी के तरह एक्सप्लेन करना हर एक आर्टिकल को, तो वो भी मैं कर दूंगा, बट आपको बताना है कि क्या क्रिस्प मैनर में कम समय में मेंस प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो चीज़ें रहेंगी उसको डिस्कस करेंगे। ना कि स्टोरीज जो है लंबे लंबे स्टोरीज बनाने से मुझे मतलब उस चीज़ के फेवर में नहीं रहा हूँ। आपका ओपिनियन चाहिए, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, इसी में करंट अफेयर से रिलेटेड दो चीज़ें पूछनी है कि मैं क्या बस प्रीलिम्स ओरिएंटेड आर्टिकल पकड़ूं या प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड आर्टिकल पकड़ूं। इसी में एक चीज और है, बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चन, ये मतलब कि मेरे डीएम्स में या कमेंट सेक्शंस में भी आते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड पेज है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि उसको भी आप इंक्लूड किया करो अलोंग विद द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट द थिंग इज कि लिमिटेड टाइम होता है ना, इसकी वजह से, और स्पेस भी, मतलब कि मैं 15-17 आर्टिकल्स कवर नहीं करूँगा। आप समझ सकते हो ना, मुझे मेरे ऊपर ये भी है कि मुझे PYQs करवाने हैं, देन आई हैव टू डू दिस थिंग। ये TDF में मुझे करवाना है, जो कि बहुत क्रूशियल पार्ट रहा है। तो समय हमारे पास टाइम क्रंच होता है। तो लेकिन अगेन, अगर आप चाहते हो कि एक्सप्लेन्ड हो, एक्सप्लेन्ड मुझे खुद पर्सनली मैंने बहुत सारे बच्चों को सजेस्ट किया था जब मैं मेंटरशिप कर रहा था लास्ट ईयर, कि एक्सप्लेन पढ़ा कीजिए। उसमें ना चीज़ें न्यूट्रल होती है, इंफॉर्मेशन सेंट्रिक होती है, और जो नीडेड है ना हमारे एग्जाम के लिए वो होती है। तो अगर आप कहोगे तो मैं इसको इंक्लूड कर लूँगा, लेकिन तब फिर हिंदू के कुछ आर्टिकल्स कम करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, आप अपना ओपिनियन दो। एक और चीज कहूंगा, अगर एक्सप्लेन्ड मैं इंक्लूड करता हूं तो क्योंकि एक दिन पहले, मतलब मैं ये चाहता हूं कि एक्सप्लेन के जो 3-4 आर्टिकल्स आते हैं, पहले 3 आते थे, अब ये मतलब 4 आते थे पहले, अब ये 6-7 हो गए हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि क्या मैं एक्सप्लेन का पिछले दिन वाला इंक्लूड कर लूं। मतलब कि आज जैसे फॉर सपोज 11 नवंबर है, तो क्या मैं 10 नवंबर का, जब 11 नवंबर का करेंटली आएगा, तो क्या मैं 10 नवंबर का एक्सप्लेन इंक्लूड कर लूँ, सो दैट क्या होगा कि मैं मेरे पास जो ये समय का इशू है ना वो भी कवर कर लूँगा। कि एक दिन में बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रिपेयर करनी होती है ना, तो अगर मैं एक दिन पहले ही कर लूँ एक्सप्लेन्ड को, जो कि प्रीवियस डे का होगा, तो आपका एक्सप्लेन्ड भी साथ साथ चलेगा एंड प्लस द हिंदू तो चल ही रहा है।
तो आप लोग इन सारी चीज़ों पे प्लीज़ ओपिनियन देना, वीडियो देख के फिर भागना मत, और आपका ओपिनियन हर एक इंसान का जो इस वीडियो को देख रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। पहली चीज़ ये मैंने डिस्कस की डेली करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, प्रीलिम्स कवर करना है नहीं करना है, एक्सप्लेन को लेकर मैंने बता दिया। सेकेंड थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम प्रीलिम्स के कर रहे हैं टॉपिक वाइज, मैड एग्जीक्यूट प्लान के वाइज, तो मुझे एक चीज इसमें पूछनी है कि क्या मैं बस प्रैक्टिस करवाऊं जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, या ट्रिक्स या जो मैड टेक्निक्स हैं इनको भी इंक्लूड करूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर मैं ये मैड टेक्निक्स इंक्लूड करूंगा तो इट विल सर्टेनली टेक मोर टाइम, क्योंकि उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना। मुझे 50 मिनट्स में वीडियो कंप्लीट करनी है, तो मेरा भी थोड़ा सोचिएगा। पहले मैं आप ही को सेंटर में रख रहा हूँ, आप ही को बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सोचिए। आपके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि आप भी बताओ कि क्या मतलब सही रहेगा नहीं रहेगा, कि बस प्योर प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करवाऊँ या प्रैक्टिस के साथ साथ इंक्लूड कर दूं जो मैथ टेक्निक्स है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट टाइमिंग ऑफ करेंटली। अभी हमने एक पॉइंट पे 10 AM के आसपास वीडियो जो है अपलोड किया है। आप लोगों को अगर याद होगा, आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अभी जो वीडियो आ रहा है 1:30 PM के आसपास आ रहा है, या 2 PM कह लो। तो आगे मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को सबसे सुटेबल कौन सी टाइमिंग लगती है, अर्ली मॉर्निंग। पर अर्ली मॉर्निंग में एक चीज है, सत्यम सर की भी क्लास होती है इकोनॉमिक्स वाली, और फिर आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं जिनका कॉनकर का भी क्लास होता है, तो वो क्लास कर जाता है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि 1 PM में आपकी कॉनकर की क्लास होती है, 1:30 PM से वीडियो अपलोड करो। मुझे ये बताओ कि अर्ली मॉर्निंग पसंद करोगे 10 AM या 9 AM, अगर पॉसिबल हो पाया। एक बार मैं सर से बात कर लूँगा, उस हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा, और सर की जो क्लासेस होंगी अभी कुछ और क्लासेस होंगी तो उसके हिसाब से डिसाइड करूँगा। तो आप लोगों को सबसे सुटेबल क्या लगेगा, ठीक है। यही 3-4 क्वेश्चंस जो हैं 100 डेज पूरे होने के बाद मैंने पूछे हैं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि मैं अपने साइड से अगर पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपकी पूरी जो है ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड फ़ायदा हो, तो आप भी प्लीज़ कोऑपरेट करो, कमेंट करो, एंड देन मुझे बताओ, एंड उसी के हिसाब से मैं एक डिसीजन लूँगा और कल से उसे कैरी फॉरवर्ड करूँगा। आज जो है ना क्वेश्चन हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, TDF का क्वेश्चन आने वाला है, एंड ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसे तो कवर करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के पहले आर्टिकल पे। हाँ, एक और चीज़ कहनी है, टोटल हम 8 से 9 आर्टिकल्स आज देखने वाले हैं द हिंदू से, प्लस 4-5 आर्टिकल्स और न्यूज में थे, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट आर्टिकल इंडिया भूटान को लेकर लिखा गया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना आज भूटान आई थिंक पहुंच गए होंगे। 11th एंड 12th को उनका जो नवंबर का दौरा है, मतलब विजिट है, तो उसमें कुछ सब्सटेंटिव आएगा ना। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा नहीं कि बस कवर करते रहे। जब वो एक मीटिंग हो जाएगी, कुछ सब्सटेंटिव आएगा ना, तब मैं उस आर्टिकल को कवर करूँ, तो आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना हो, आपका भी समय बचे, स्पेकुलेशंस के पीछे नहीं जाना है, ठीक है। देन द सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट COP30। ये अभी 11th नवंबर से ये मीटिंग स्टार्ट हुई है और ये चलेगी 21st नवंबर तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब डेट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, 20th नवंबर या 21st नवंबर तक। तो इसमें अभी स्पेकुलेशन ही चल रहा है। सब्सटेंटिव जब मीटिंग्स प्रॉपर होंगी, हाई लेवल मीटिंग जब होंगी, तब कुछ सब्सटेंटिव निकल के आएगा, तब हम उसे अगर डिस्कशन करें तो मच बेटर होगा। हर दिन अभी COP30 पे एक आर्टिकल आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। और जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कि कुछ वहां से सब्सटेंटिव निकल रहा है, तो वहां मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। देन द थर्ड आर्टिकल इज अबाउट, अभी श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर इंडिया आई हैं, वो बहुत सारी इंटरव्यूज दे रही हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस को। तो अभी प्रॉपर जो मीटिंग होनी है या होने वाली है, उस पे अगर कुछ निकल के आएगा तो उसको मैं अच्छे से कवर करूंगा, ठीक है। देन वी हैव द फोर्थ आर्टिकल, इट इज अबाउट दिल्लीज पॉल्यूशन। जो ग्रेडेड एक्शन प्लान है, ये सारी चीजें जो लग रही है, QI, CPCB, ये बार बार ये न्यूज में रह रही है, तो इसमें अभी थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया, और बार बार अगर आती रहेंगी तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा कि बार बार एक ही चीज को हम पकड़े रहे। हाँ, कुछ बहुत डिफरेंट, कुछ बहुत यूनिक इससे रिलेटेड दिखेगा तो आई विल शेयर विथ यू ऑल, ठीक है। ऐसे 4 आर्टिकल्स को
मैं बताना चाहता था। फिर वी हैव कैपिटल में कल क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली उसको भी देखेंगे। सीरीज ऑफ इवेंट्स लास्ट 2-3 डेज में हुए हैं और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जो है ना कह सकते हैं काइंड ऑफ ए नेटवर्क है, मतलब एक तरह से नेटवर्क बिछा है, और 2-3 दिन के इंसिडेंट्स को हम देखेंगे। देन वी हैव द सेकेंड आर्टिकल, विमेन आर लार्जेस्ट माइनॉरिटी सेज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस रिमार्क को जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क दिया है कि विमेन जो है ना लार्जेस्ट माइनॉरिटी इंडिया में, तो इसको देखेंगे। इसको जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके एस्पेक्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे, एंड रिवीजन भी हो जाएगा हमारा बेसिक्स जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 3। ठीक है, देन वी हैव जया बच्चन जो है उनके पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर वो दिल्ली हाई कोर्ट गई थी, तो उसी को लेकर जजमेंट आया। हम देखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, खास करके राइट टू प्राइवेसी के कंटेक्स्ट में। ठीक है, देन वी हैव द फोर्थ आर्टिकल, मिनिस्ट्री सिंप्लीफाइज रूल्स टू बूस्ट कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्विसेज। हम देखेंगे कॉर्निया जो जहाँ पे इमेज बनती है हमारे आंखों में, उसके ट्रांसप्लांट जो है सर्विसेज को और ज़्यादा सिंप्लीफाइड किया गया है हमारे जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री जो है हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक है, इसको भी देखेंगे। देन व्हाट इज द रोल ऑफ पे कमीशन की रोल को देखेंगे। ओके, तो पे कमीशन का बताया, एंड खास करके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना बहुत न्यूज में है, इसको देखेंगे। इससे रिलेटेड जो फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उससे रिलेटेड पीवाईक्यू जो है मेंस में आ भी चुका है, तो इसीलिए इस टर्म को देखेंगे जो प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो है ना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली जो जुलाई से सितंबर 2025 है उसको लेबर ब्यूरो ने रिलीज किया। देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको इकोनॉमी से जोड़कर देख सकते हो GS3 से। देन वी हैव यूएस सेनेट, ये शटडाउन टर्म चल रहा है बहुत दिनों से, उसको लेकर जो डेवलपमेंट हुई है और क्या है ये शटडाउन, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन वी हैव अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक साइंस पेज में आर्टिकल आया है। जो मैग्नेटिज्म है दो तरह के मेनली माने जाते हैं, जो फेरो है, एंटी फेरो है, एंड देन तीसरा आया है, ठीक है, ऑल्टर मैग्नेटिज्म। इसको भी समझेंगे, तीनों का डिफरेंस समझेंगे और कैसे ये यूजफुल होने वाला है आगे। ऑल्टर मैग्नेटिज्म, लेट अस स्टार्ट। हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन इन कैपिटल किल्स एटलीस्ट 9। सो बेसिक है, और इन दोनों आर्टिकल को मैंने क्लब किया, इसमें नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझाना है कि हुआ क्या है और हो क्या रहा है। अगर आप देखो लास्ट 2-3 डेज में, एक तो दिल्ली में कार एक्सप्लोजन हुआ, एक मूविंग कार थी, ठीक है, उसमें ब्लास्ट होता है और उसकी वजह से 9 लोगों की जान गई और अभी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने जो मतलब हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट बिना अभी जांच किए हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। वन मोर थिंग आई विल टेल ऑल ऑफ यू, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट में आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे टर्म्स बिना किसी जो ऑफिशियल ऑफिशियल डिक्लेरेशन के हमें नहीं यूज़ करना चाहिए कि किसने किया क्या किया। ठीक है, और आप चाहे गवर्नमेंट को पसंद करते हो, गवर्नमेंट में जो रूलिंग कोलिशन पार्टी है पसंद करते हो ना करते हो, बट इस समय में हमें गवर्नमेंट जो बोल रही है उस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, तो ऐसा हुआ, कार मूव कर रहा था एंड कार जो था वो रजिस्टर्ड था, मतलब जो रजिस्टर जिनके नाम पे था उसको जो है ना डिटेन किया गया गुरुग्राम हरियाणा से। ठीक है, अब मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा और समझाता हूँ, इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ और लास्ट 2-3 डेज में क्या हुआ है। पहली बात, दिल्ली में कार एक्सप्लोजन हुआ लाल किला के पास। सेकेंड थिंग, मल्टी स्टेट टेरर जो नेटवर्क है उसको बस्ट किया गया है। अगर आप देखो तो फरीदाबाद वाला न्यूज़ हमने कवर किया कल, जम्मू कश्मीर में ये ऐसा हो रहा है। इसमें 3 चीज़ें निकल के आ रही है। पहली चीज़, अरेस्ट 9+ लोगों को शायद अरेस्ट किया गया है। ठीक है, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड क्लर्क्स हैं इसमें। तो एक टर्म दिया गया है इसी अरेस्ट से रिलेटेड, ये देखो, व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम। क्या है इसका मतलब कि ऐसे प्रोफेशनल जो कि मतलब एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जो अपने स्किल का, अपने स्टेटस का यूज करके टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, इसको, इस टर्म को व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहा जाता है, टेरर इकोसिस्टम कह सकते हो। ठीक है, तो अरेस्ट ऐसे लोगों का हुआ है हरियाणा से एंड जम्मू एंड कश्मीर से। सेकेंड, जो एक्सप्लोसिव्स उनके पास मिले हैं बहुत मात्रा में। ठीक है, इस चीज को भी नोटिस कर सकते हैं हम। एंड थर्ड थिंग इज, उनके पास जो हथियार वेपन्स मिले हैं AK-47 एंड 56,
फाइन। तो ये सारे डेवलपमेंट्स लास्ट 2-3 डेज में हुए हैं। अगर देखो तो एक साथ ही हो रहे हैं, एंड हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अगर ये टेरर अटैक है, इनकेस ये आता है निकल के, तो इंडियन मेनलैंड में 11 ईयर्स के बाद ऐसा कुछ होगा। टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं बट वो बॉर्डर इलाकों में जो है हुए हैं, ठीक है। तो मेनलैंड की बात की जाए तो उसमें 11 ईयर्स के बाद ऐसा कुछ होगा, अगर होगा तो, ठीक है। सो इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये नया खतरा है, एंड इन्हीं जो इंसिडेंट्स हैं उनको लिंक करके एक सुंदर सा आर्टिकल आएगा, मुझे पता है, एडिटोरियल में, उसको हम यूज करेंगे फॉर आवर मेंस इनरिचमेंट, और कह लो पूरा जो मुद्दा है, पूरा जो इंसिडेंट्स हो रहा है उनको कवर करेंगे प्रॉपरली। अभी बस आप समझ लो अवेयरनेस के लिए कि क्या न्यूज में चल रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। विमेन आर लार्जेस्ट माइनॉरिटी सेज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन में के दौरान एक रिमार्क दिया है, जो हमारी सोल सुप्रीम कोर्ट में विमेन जज हैं बीवी नागरत्ना मैम ने ये रिमार्क दिया है कि लार्जेस्ट माइनॉरिटी इंडिया में ना विमेन है, ठीक है। किस बेसिस पे उन्होंने ये कहा, तो वी ऑल नो कि जो आबादी है विमेन की वो 48.44% है टोटल, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 50% कह लो, डेमोग्राफी जो है ना आधा है ऑलमोस्ट विमेन का। एंड व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा ना 13.63% 18th लोकसभा में, एंड आज तक का जो हाईएस्ट है ना वो 15% भी ब्रीच नहीं कर पाया है। सो द पॉइंट इज कि इतना ज्यादा डेमोग्राफी में मतलब कि उनका शेयर होने के बावजूद 15% भी नहीं आप पहुंच पाए हो। सो उसी बेसिस पे मैम ने क्वेश्चन उठाया कि सुप्रीम कोर्ट लेड बाय जस्टिस वी नागरत्ना called women the largest minority in India and expressed concern over their declining representation in parliament and assemblies, ठीक है। इसी बात पे उन्होंने मतलब इसी बेसिस पे उन्होंने ये कहा लार्जेस्ट माइनॉरिटी है। द कोर्ट क्वेश्चन द डिले इन द इम्प्लीमेंटिंग द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आपको पता है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 में इसको पास कराया गया था, विच ग्रांट्स 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन लेजिस्लेचर्स, मतलब कि लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है। तो इसी जजमेंट में दो चीजें हैं कि दो चीजों पे डिस्कशन किया गया जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 15(3) जो अलाउ करता है कि स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन प्रोमोटिंग अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। 15(3) में ऐसा कहा गया कि वीमेन और जो चिल्ड्रेन उनके लिए स्पेशल जो है प्रोविजंस बनाए जाए, काइंड ऑफ अफर्मेटिव एक्शन ही हुआ। एंड देन द सेकेंड थिंग इज फॉर्म्स द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन फॉर वीमेन्स एम्पावरमेंट एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज इन इंडिया, ठीक है। एक तो ये रहा। देन वी हैव 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसमें 33% रिजर्वेशन विमेन के लिए लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो अमेंडमेंट हुआ उसमें इंसर्ट किया गया आर्टिकल 33A 332A 332A and 334A into the constitution, और जो ये रिजर्वेशन होगा वो 15 ईयर्स तक रहेगा और एक्सटेंड कर सकती है पार्लियामेंट उसके बाद। और इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी? डिफर्ड अंटिल आफ्टर द नेक्स्ट सेंसस एंड सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो द क्वेश्चन इज कि ये तब लागू होगा जब नेक्स्ट सेंसस होगा उसके बाद, और उसके बाद जब डिलिमिटेशन की जाएगी तब ये जो है अधिनियम 106 ये लागू हो पाएगा। सो इनेक्टेड टू इंश्योर पॉलिटिकल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन कंसिडर्ड इक्वल इन इंपॉर्टेंस टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। ये पॉलिटिकल जस्टिस जो है इक्वल फुटिंग है सोशल एंड इकोनॉमिक के, तो इसी को इंश्योर करते हुए इसे लागू किया जा रहा है। आज का टीडीएफ का क्वेश्चन करंट अफेयर्स इसी आर्टिकल से है। आपको करना है कि डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट माइनॉरिटी, इन्हीं के स्टेटमेंट को मैंने यूज किया है, women continue to remain underrepresented in India's political institutions. डिस्कस, ये टर्म रह गया डिस्कस, 10 मार्क्स। ये फ्री इंडेड क्वेश्चन है, कोई टॉपर की कॉपी नहीं है, आपके ऊपर है आप इस पे क्वेश्चन का
आंसर करके 7 to 9 हमारे डेडिकेटेड ग्रुप में पोस्ट कर देना, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर है, जया बच्चन मैम जो है अपने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट गई थी, तो उसी पे जजमेंट आया है, बेसिक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे प्रोटेक्टेड द पर्सनैलिटी राइट्स ऑफ एक्टर्स, जो जया बच्चन है, ठीक है। तो उनके फेवर में ही जजमेंट आया है कि ये प्रोटेक्शन उनकी होनी चाहिए। अब क्या होती है ये पर्सनैलिटी राइट्स? तो पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल्स नेम, इमेज, लाइकनेस, वॉइस एंड अदर पर्सनल एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड कॉमर्शियल यूज। अब किसी भी इंडिविजुअल का जो नाम है, इमेज है, लाइकनेस है, वॉइस है एंड अदर पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो है ना अनऑथराइज्ड कॉमर्शियल यूज ना हो, इसी के लिए पर्सनैलिटी राइट्स दी जाती है। दे इंश्योर कंट्रोल ओवर हाउ वंस आइडेंटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक और डिजिटल स्पेसेस, ठीक है। ये पर्सनैलिटी राइट्स जो है ना इंश्योर करता है कि किसी इंडिविजुअल का आइडेंटिटी पब्लिक में या डिजिटल स्पेस में कैसा है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करता है, इंक्लूड प्रोटेक्शन फ्रॉम मिसयूज ऑफ एआई एंड डिजिटल मैनिपुलेशन, आपको पता ही है, डीप फेक्स एंड ऑल, उन सब से बचाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है पर्सनैलिटी राइट्स का? बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से ये डिराइव हुआ है। तो कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, राइट टू प्राइवेसी। प्रीलिम्स में ये फेवरेट टॉपिक है, 2 बार पीवाईक्यू पूछ चुका है, मल्टीपल टाइम्स, आई थिंक 2 बार से भी ज्यादा पूछा है। राइट टू प्राइवेसी ही 2 बार आया है लास्ट 10 ईयर्स में। तो पर्सनैलिटी राइट्स इतना न्यूज में बन रहा है तो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी के मतलब पार्ट के रूप में इसको माना जाता है। एंड ऑल्सो लिंक टू द राइट टू रेप्यूटेशन एंड डिग्निटी recognized as integral to आर्टिकल 21 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब राइट टू प्राइवेसी आपको पता है, पुट्टा स्वामी केस 2017, राजगोपाल केस को भी इस पर्सनैलिटी राइट्स के तौर पे हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर मेंस इनरिचमेंट, ठीक है। ओके, समझ गए क्या है पर्सनैलिटी राइट्स एंड क्या है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस? फाइन, चलते हैं आगे। देन वी हैव मिनिस्ट्री सिंप्लीफाइज रूल्स टू बूस्ट कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्विसेज। सो बेसिक है, मैं समझा देता हूँ। कॉर्निया क्या होता है? हमारे आंख के अंदर जो है ना, इनर आंख जो आईज है उसके अंदर जो इमेज बनती है, हम जो देख रहे होते हैं, ठीक है। इतना ही समझना है, ज्यादा डेप्थ में पूरी आंखों को नहीं पढ़ना है। अब जहाँ पे कहानियां बनती होंगी पूरे आंख के बारे में बताया जाएगा, यहाँ इमेज बनती है, बेसिक है, हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना समझना है। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर has amended the transplantation of human organs and tissues rules 25 to promote cornea donation and transplant services nationwide. The amendment removes the mandatory requirement of clinical specular microscopes in corneal transplantation centers, simplifying the procedures and improving accessibility especially in rural areas. थोड़ा सा मुझे समझाना है। अब देखो, क्लिनिकल स्पेकुलर माइक्रोस्कोप्स, यहीं फंसोगे आप लोग। सिंपल तरीके से बता देता हूं कि नॉन इन्वेसिव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज टू इवेल्युएट कॉर्नियल इंडोथेलियम। कॉर्नियल इंडोथेलियम जो है ना, कॉर्निया का जो इनर मोस्ट सेल्स कह सकते हैं वो है, उसको ना एक तरह से आप ना इवेल्युएट करते हो बिफोर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, या उसको जो रिट्रेवल करते हो, ठीक है। तो कॉर्नियल स्पेकुलर माइक्रोस्कोप समझ गए, एक इंस्ट्रूमेंट है जो इवेल्युएट करता है कॉर्नियल इंडोथेलियम को, ठीक है। एंड उसकी शेप क्या होगी, साइज क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, ये सारी चीजें मेजर की जाती है उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, एंड देन जो ट्रांसप्लांटेशन की है प्रोसेस को किया जाता है। अब ये जो माइक्रोस्कोप है ना, ये छोटे स्मॉल, ठीक है, कह लो, या कह लो कि जो मतलब पिछड़े इलाकों में, छोटे इलाकों में अब ये प्रेजेंट होगा नहीं, ठीक है। तो उनके लिए एफोर्ड कर पाना रूरल इलाकों में, स्मॉलर एरियाज में ये होगा नहीं, तो उनके लिए एफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब जो है ना, इसी चीज को मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए, मोर जो है ना सिंपलर बनाने के लिए, इस रूल को, ये कॉर्नियल स्पेकुलर माइक्रोस्कोप वाला जो नियम था उसको हटा दिया गया है, सिंप्लीफाई कर दिया गया, ठीक है। यही बेसिस है इस पूरे आर्टिकल का, आप समझ गए होंगे। कॉर्नियल स्पेकुलर माइक्रोस्कोप, अब ये जो है रूल जो पहले लगाया जाता था कि उसके थ्रू जो डेंसिटी, शेप, साइज, कॉर्नियल इंडोथेलियम का मेजर किया जाता था, वो अब नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अमेंडमेंट वाज इशूड अंडर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994।
दिस एक्ट रेगुलेट्स organ and tissue donation, retrieval and transplantation in India to prevent commercial exploitation and ethical medical practices. अब जो है ना नेशनल ऑर्गेन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। एक डेटा है, जो ब्लाइंडनेस होती है ना, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस इंडिया में जो है ना, वो सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया है, पार्टिकुलरली जिनकी एज 50 से ज़्यादा है ऊपर। एंड कंट्रीज हैड एन एस्टिमेटेड 1.2 मिलियन लोग जो है ना कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो है ना इसको फेस कर रहे हैं, स्पेशली रूरल इलाकों में। तो अब जब ये प्रोसेस इतना स्मूथ हो जाएगा तो उनके लिए भी ये ट्रांसप्लांट कर पाना आसान होगा। समझ के चलते हैं आगे। रोल ऑफ पे कमीशन, आपको पता है 8th पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो हैं इसको हेड करेंगे और 2 और मेंबर्स हैं, ठीक है। ये सब आपको पता है, स्टेट पीसीएस या कोई ऐसे एग्जाम्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट होगा। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। क्या होता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस? तो डिफाइंस द मैंडेट, स्कोप एंड फैक्टर्स ऑफ द कमीशन मस्ट कंसिडर वाइल फ्रेमिंग इट्स रिकमेंडेशंस। तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं, उसके बेसिस पे क्या होता है कि कमीशन कंसीडर करती है कि वो अपना रिकमेंडेशन भेजेगी। 8th पे कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है क्या करेगी, रिकमेंडेशन भेजेगी, बस सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए, उनको कितना पैसा मिलने वाला है आगे 2026 से, ठीक है। सो इसमें जो मैंडेट होता है, स्कोप हो सकता है, फैक्टर्स होता है, उसी बेसिस पे रिकमेंडेशन बनाई जाती है, सच एज पे स्ट्रक्चर, फिजिकल इम्पैक्ट, इक्विटी एंड प्राइवेट सेक्टर वेजेस। मतलब कि किन बेसिस पे आप रिकमेंडेशन भेजोगे टू द गवर्नमेंट और उसके बाद 8th पे कमीशन लागू होगा, उसी को हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आपने फाइनेंस कमीशन के एस्पेक्ट में भी पढ़ा होगा पहले, अगर आपको याद हो तो। अब 8th पे कमीशन जो है ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स पे बात हो रही है। अभी क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। उसमें क्या क्या है, रिव्यू, सैलरी, पेंशन, अलाउंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे पे स्ट्रक्चर विथ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तीसरा है इंश्योर फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, आपकी फिजिकल जो प्रूडेंस है उसको भी आप चेक करोगे कि कितना आपकी एक्सपेंडिचर होती है और कितना इनका कंट्रीब्यूशन होगा। इसी से रिलेटेड बहुत अच्छा कंपैरिजन वाला जो है क्या बोल सकते हैं इसको, कंपैरिजन वाला चार्ट है, ओके। So then we have the next one is recommend welfare and non contributory pension provisions, ठीक है। वेलफेयर एंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन प्रोविजंस में जैसे आपको पता होगा ओल्ड पेंशन स्कीम, एंड सजेस्ट मेजर्स टू मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक सर्विसेज। मतलब ये 4-5 रीजन है जिसके वजह से, जिसको हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इंक्लूड कर सकते हैं, बट अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अगर यूट्यूब पे जाओ तो कितने पैसे मिलेंगे, किसको क्या मिलेंगे, ये सब डिसाइड कर दिया है और हजारों वीडियोस अपलोड हो गए हैं। क्या सोच के बना रहे हैं आई डोंट नो। यहाँ पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड हुआ नहीं है और ये लोग चलो आगे बढ़ते हैं। और पता होना चाहिए कि एक्सिक्यूटिव बॉडी है, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जो पे कमीशन है। एंड 1946 में पहला जो है ना सीपीसी बनाया गया था, याद रहे, इंडिपेंडेंस से पहले। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे डाल देगा पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड प्री इंडिपेंडेंस, तो फिर क्या करोगे। चलो ये एक बार कंपैरिजन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंडिचर का देख लेते हैं चार्ट। इंडिया में पब्लिक सेक्टर जो है ना वेज कितना होता है जीडीपी का, 5.48%। और देखो मेच्योर डेमोक्रेसी जो है उसमें देखो तो बहुत ज़्यादा हाई है, डबल है या उससे भी ज़्यादा है। तो इंडिया में बहुत कम है। हम बोलते हैं ना प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें, बट लेट अस सी। देन पब्लिक सेक्टर वेज बिल जो है, टोटल जो एक्सपेंडिचर परसेंटेज में गवर्नमेंट करती है वो उसका 17.7% ही है। वही यूएस में देखो तो 20.58, यूके में 20.29, देन फ्रांस में 21, जर्मनी में 16, बस जर्मनी कम है हमसे। तो हम जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना उसका मतलब कि हम बहुत कम है एज कम्पेयर टू मैच्योर डेमोक्रेसी, इसमें भी एक को छोड़कर। देन वी हैव पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, कितना सरकारी जॉब मिलता है। अब तो वो भी नहीं रहा, अब तो कॉन्ट्रैक्चुअल होते जा रहा है। 8.5% है सरकारी। एंड व्हेन इट कम्स टू मैच्योर डेमोक्रेसीज भयंकर का डिफरेंस है, 31.5% है फ्रांस में। यूएसए में जो कि
इतना बड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो 13% के आसपास है, यूके में 29% है, जस्ट सी। तो हर एक पैरामीटर पे हम पिछड़ रहे हैं, बट गवर्नमेंट ऑलवेज सेज कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी टीओआर डिसाइड होगा, ये सारे फैक्टर्स को, हमारी क्या पोजीशन है, बहुत सारी चीज़ें कंसीडर की जाएगी और इवेंचुअली फिर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, जो पीएलएफएस का सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो जुलाई सितंबर के बीच का आया है, एक क्वार्टर का। ठीक है, इसमें क्या आया है, इंपॉर्टेंट बस चीज़ें देख लेते हैं, इसको लेबर ब्यूरो जो है ना जो है रिलीज करती है, एंड इसमें बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप प्रीलिम्स के लिए भी इसको रख सकते हो, मेंस के लिए तो है ही वैल्यू एडिशन। Released by the Labour Bureau, rural unemployment fell to 4.4% due to the seasonal agricultural employment. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो गिर गया सीजनल एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से। ठीक है, ये जो है मतलब क्रॉप्स जो है ना अभी उगाए जाएंगे तो उसको डाले जाएंगे ना खेतों में, बोए जाएंगे। वाइल अर्बन जॉबलेसनेस स्लाइटली रोज, जो अर्बन जॉबलेसनेस है वो ये मतलब बढ़ गया है, स्पेशली अमंग विमेन, रिफ्लेक्टिंग अनइवन जॉब रिकवरी अक्रॉस द सेक्टर्स। ठीक है, रूरल में अच्छा आपको न्यूज मिला क्योंकि सीजनल एम्प्लॉयमेंट की वजह से, बट अर्बन में वो बिग रहा है। तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो 15 ईयर्स 5.2% पे आ गया, 15 ईयर्स लो है आई थिंक। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग पर्सन एज 15, अच्छा 15 साल से ऊपर, हाँ ये तो बेसिक चीज़ है, 15 साल से ऊपर के लोगों को काउंट किया जा रहा है, तो 5.2% है अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 4.4% देख ही लिए हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट देख लिया है, 6.2% फॉर मेल्स एंड 9% फॉर फीमेल्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है रूरल में वो 62.8% है, जो कि बढ़ा है एज कम्पेयर टू पहले के सालों में। ठीक है, मतलब पिछले फिजिकल में जिस तरह से कंपेयर किया जा रहा है, रेगुलर वेज जॉब जो है ना अर्बन में जो है थोड़ा सा बढ़ा है। अब सेक्टोरियल स्प्लिट देखो, रूरल अर्बन में, एग्रीकल्चर टर्शियरी, इस तरीके से, तो आपके सामने डेटा, यार इतना नहीं याद रहता, इतना आप लिख भी नहीं पाओगे। एक है यहाँ इंपॉर्टेंट है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये तो फेवरेट रहा है सबका। और ये ऊपर वाला रूरल एंड अर्बन में क्या चेंजेस आए हैं, इतने डेप्थ में जाने से मुझे नहीं लगता ये, हाँ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप अब इस नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, आप लिख लेना। अब इसको एक्सप्लेन करने का इतना फायदा है नहीं, डेटा है सिंपल। रूरल फीमेल जो है वो इस तरीके से बढ़ा है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। सीनेट जो है ना वो ट्राई कर रही है शटडाउन को जो है उसको खत्म किया जाए। शटडाउन क्या होता है, सीनेट क्या होता है, पहले देख लेते हैं। यूएस पार्लियामेंट में दो, जो फेडरल कह सकते हैं ना उसकी पार्लियामेंट है, दो बॉडीज हैं, एक तो यूएस सीनेट है जैसे हमारी अपर हाउस है राज्यसभा, एंड द सेकेंड वन इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि हमारी लोकसभा है। तो इसको यूएस कांग्रेस ये कहते हैं अपनी पार्लियामेंट को। तो यूएस सेनेट ने डिसाइड किया कि जो शटडाउन है ना उसको खत्म किया जाए, और 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं, हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट अभी तक की हिस्ट्री में, यूएस हिस्ट्री में। ठीक है, इतना लंबा चला है। अब शटडाउन क्या होता है देख लेते हैं। सो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन अकर्स व्हेन कांग्रेस फेल्स टू पास फंडिंग बिल्स और स्टॉप गैप बजट। जब कांग्रेस मतलब कि यूएस की पार्लियामेंट फेल होती है, फंडिंग जो पैसे जाते हैं मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में, आगे देखेंगे कौन से हैं, फेडरल एजेंसीज वगैरह के लिए, तो उसके लिए जब पैसे नहीं जा पाते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ मनी बिल है ना, तो मनी बिल पास पार्लियामेंट से होता है तभी पैसे जाते हैं। ठीक है, तो वो रुक जाता है। और स्टॉप गैप बजट का सिंपल मतलब है कि जो टेम्पररी पैसे जाते हैं मतलब कि कुछ समय के लिए, इसका यही मतलब है सिंपल, टेम्पररी फंडिंग। तो प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम स्पेंडिंग मनी ऑन नॉन एसेंशियल्स ऑपरेशंस। ठीक है, यही है मतलब पार्लियामेंट जो है ना पैसे जो भेज रही है वो रुक रही है, मतलब पार्लियामेंट री अप्रूवल के बिना पैसे नहीं जा सकती है। यूएस कांग्रेस में भी है, इंडियन पार्लियामेंट में भी है, तो वो रुक गई, तो उसी को शटडाउन ये कहते हैं। ड्यूरिंग शटडाउन क्या होता है, फेडरल एजेंसीज टेम्परली क्लोज और लिमिट ऑपरेशंस। ठीक है, जो फेडरल एजेंसीज हैं वो अपनी जो है या तो लिमिट कर देते हैं ऑपरेशन को, या बंद उनको करना पड़ता है, पैसे ही नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर फॉरलॉक्ड, मतलब कि वर्क विदाउट पे, पैसे के बिना ही काम करना पड़ता है। एंड पब्लिक सर्विसेज लाइक एयर, ट्रेवल, पार्क्स, रिसर्च गेट डिसरप्टेड। ठीक है, यही है मतलब अब ये काम कर रहे हैं कि शटडाउन को, खास करके जो अपर हाउस है वो लगा है कि एक जो है ना सहमति बने और इसे रोका जाए।
सबका लॉस हो रहा है। दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। मैग्नेटिज्म, यूजुअली इसके दो टाइप्स, फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं। अब तीसरा न्यू टाइप है जो कि डिस्कशन में है, और ये हमारे साइंस पेज में देख लेते हैं। पहली चीज है फेरोमैग्नेटिज्म। क्या होती है? ऑल एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स स्पिन्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। मैं बता देता हूं एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स स्पिन्स का क्या मतलब, यहां दिक्कत होगी। तो जो हमारे मतलब जो भी एटम्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो जो इंट्रिंसिक रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको ये लोग मतलब एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स या स्पिन कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इन्हीं मूवमेंट की वजह से ना मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है इसी की वजह से आएगा। ठीक है, किसी एटम में या किसी एटम से बना हुआ कंपाउंड कह लो, मतलब सब्सटेंस कह लो, तो जब ऑल एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट्स दैट इज ऑल इंट्रिंसिक रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, जब एक ही डायरेक्शन में सब कह सकते हो पॉइंट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कह सकते हो, तो उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। और इसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फेरोमैग्नेटिज्म यही है। और इसमें आयरन के अगर एटम ले लो, कोबाल्ट के ले लो, निकेल के ले लो, उसमें ये दिखेगा आपको, जैसे होता है ना बार मैग्नेट, उसी तरीके से। थिंक ऑफ ऑल एरोज पॉइंटिंग इन द सेम वे। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिज्म है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म इसी का उल्टा हो जाएगा। यहां भी मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, बट जितना एक डायरेक्शन में हो रहा है उतना उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो कैंसल आउट कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, सो नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, यहां पे हो रहा था। तो यूजुअली यही दो तरह के जो है ना डायनेमिक्स थे मैग्नेटिज्म में। अब ये तीसरा आ गया, इसको बोलते हैं ऑल्टर मैग्नेटिज्म। क्या है? स्पिन्स आर अपोजिट लाइक इन, अच्छा इसका एग्जांपल मैग्नीज ऑक्साइड को आप ले सकते हो। ठीक है, सो एंटी फेरोमैग्नेट्स क्या है कि स्पिन्स आर अपोजिट लाइक इन एंटी फेरोमैग्नेट्स बट देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिफर क्रिएटिंग इंटरनल मैग्नेटिज्म दो नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक। देखो स्पिन्स हो रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट में, ठीक है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना डिफरेंट है एज कंपेयर टू एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। देखो दोनों चीजें हैं, दोनों का प्रॉपर्टी ऑल्टर मैग्नेटिज्म में शो हो रहा है। सो स्पिन्स आर अपोजिट लाइक एंटी फेरोमैग्नेट्स बट देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स डिफर क्रिएटिंग इंटरनल मैग्नेटिज्म दो नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रक्चर ऐसा है ना एंटी फेरोमैग्नेटिक जो सब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि वो इंटरनल जो है मैग्नेटिक फील्ड उनके अंदर प्रेजेंट होता है। सो इंटरनल मैग्नेटिज्म जो है ना डिफर क्रिएटिंग इंटरनल मैग्नेटिज्म दो नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के स्पिन को क्रॉस कर रहे हैं। और ये आपको क्या इसका फायदा होगा? इसका फायदा होगा डायरेक्ट क्वांटम टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, और ऑल्टर मैग्नेटिज्म जो टर्म है, अब ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ सकता है, हमें पूरा ये आर्टिकल उठा के नहीं देखना है। टर्म्स मैंने निकाले तीन, फेरो और एंटी फेरो एंड देन ऑल्टर मैग्नेटिज्म लगा दो तीनों में। तीनों का क्या मतलब होता है, तीनों के बेसिक्स क्या होते हैं, इतना समझना था। अब इस पे पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना नहीं है क्योंकि उसका कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, समझ गए बेसिक्स, दैट्स इट। तो टीडीएफ का टॉपिक मैंने दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है, उसको आप लिख लेना एंड प्लीज़ अपने ओपिनियन शो करना, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मैं उसी तरीके से जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसी तरीके से आप अपने आंसर्स डालना। आज आपका जो मैड एक्सक्यूट डेज कह लो कौन सा होगा, 8th, हाँ वो कल से होगा ऑब्वियसली, बट कैसे होगा ये आपको डिसाइड करना है। मैं आप लोगों के हिसाब से ही चीज़ें करूँगा एंड किस तरीके से आपका अटेम्प्ट श्योर शॉट हो जाए प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस। इस करेंटली इनिशिएटिव से मेरी यही चाह रहेगी कि वो उसमें अब मैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में मदद करूं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल, अपने ओपिनियंस दीजिए, भर भर के दीजिए। ठीक है, एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। फाइन, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है।
हाँ, ये थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बच्चे ये बोलते हैं कि भैया चीज़ें ना मैनेज नहीं हो पा रही है। अभी से ही नहीं मैनेज हो पा रही है, अभी 26 अटेम्प्ट में अभी तो मतलब कि अभी तो आपको पूरा जान लगाना है। नवंबर से ही बोल रहे हो मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब नवंबर से ही लग रहा है कि अब मतलब मुश्किलात लग रहे हैं। अभी तो मेहनत भी नहीं की है सही से। तो पूरी एनर्जी के साथ खुद को मतलब एक तरह से पुश कीजिए, खुद को निकालिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं सबके लाइफ्स में, किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा है, किसी के लाइफ में कम है। आपके भी प्रॉब्लम्स, सबके प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स की तरह ही होते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन अगेन, अगर यू हैव डिसाइडेड कि एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसको निकालना है, तो किसी भी हद तक जाऊँगा या जाऊँगी। ठीक है? सो प्रॉब्लम्स से लड़ते हुए यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, तब भी पढ़ो। मतलब कि कोई बुला रहा है, कहीं जाने को है, तब तब भी आपको अपने डेली एक्टिविटीज़ जो हैं इंजॉय करो लाइफ को, कोई दिक्कत नहीं है। बट यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ता है। ठीक है? सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।